नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्मण तोमर मैथ क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th में अनुक्रम तथा श्रेणी चैप्टर नंबर 9, जो कि बहुत ही बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है बच्चों के लिए, फर्स्ट ईयर क्लास के जो होते हैं, जिन्हें अनुक्रम और श्रेणी चैप्टर की जानकारी नहीं होती है। आगे चल के 12th क्लास में भी थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं इसको लेकर, क्योंकि कुछ फार्मूले ऐसे होते हैं जो आगे चल के 12th क्लास में भी यूज होंगे इसके। तो यहाँ पे हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं शुरुआत से थ्योरी वाइज अनुक्रम तथा श्रेणी, जो चैप्टर नंबर 9 आता है क्लास फर्स्ट ईयर के अंतर्गत। तो उसमें पार्ट नंबर 1 जो आ रहा है हम लोग वो स्टार्ट करेंगे। शुरुआत से चैप्टर की पहले थ्योरी पढ़ाई जाएगी, उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चंस। और इसमें भी हम लोग हरसुरु शर्मा की बुक से ही चैप्टर नंबर 9 के स्टार्टिंग से सारे सवाल पढ़ेंगे। उसके बाद जब चैप्टर नंबर 9 हरसुरु शर्मा की बुक से खत्म हो जाएगा, उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव की बुक से। तो यहाँ से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं पार्ट 1 के अंतर्गत। सबसे पहली जो बात आई हुई है कि यहाँ पे अनुक्रम क्या होता है शब्द आया है अनुक्रम क्या होता है। तो हम लोग पहले बात करते हैं अनुक्रम की, सीक्वेंस की। अगर हम लोग बात करें सीक्वेंस क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग अनुक्रम की जब बात करते हैं तो एक बात आती है कि अगर कई नंबर लिखे गए हैं, जिसे हमने यहाँ पे लिख दिया है 1 3 5 7 9 11 13 डॉट डॉट। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नंबर्स इनफाइनाइट तक है, नंबर्स जो दिए गए वो इनफाइनाइट तक हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भी नंबर लिखे गए हैं उन नंबर्स के बीच में दो दो का डिफरेंस आ रहा है। मतलब 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 आएगा, 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9 आएगा। मतलब जो भी सीरीज चल रही, जो भी अनुक्रम चल रहा है, वो एक नियम के आधार पे चल रहा है कि हर एक नंबर में दो दो का डिफरेंस आ रहा है। और एक चीज कॉमन ये है कि सारे के सारे नंबर कॉमा लगाकर लिखे गए हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अनुक्रम क्या होता है। हम कहेंगे कि संख्याओं का वह समूह, ये जो दिया है नंबर्स का जो ग्रुप दिया है, समूह दिया है, हम कह सकते हैं कि संख्याओं का वह समूह जो किसी विशेष क्रम में रखा गया है और किसी विशेष नियम का पालन करता है। मतलब एक निश्चित क्रम में रखा गया है और एक निश्चित नियम का पालन करता है, उसे हम लोग कह सकते हैं अनुक्रम। अनुक्रम के जो भी अंक होते हैं उन्हें हम अर्ध विराम अर्थात कॉमा लगा के लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि अनुक्रम क्या होता है, तो हम कहेंगे कि संख्याओं का वह समूह जो एक निश्चित क्रम में निश्चित नियम के अनुसार अर्धविराम लगाकर, अर्धविराम का अर्थ होता है कॉमा लगाकर लिखा जाता है अनुक्रम कहलाता है। तो यहाँ पे हम सीधी सी बात समझ रहे होंगे सभी लोग कि यहाँ पे जो संख्याओं का समूह दिया है वो एक निश्चित क्रम में होना चाहिए और निश्चित नियम के अनुसार अर्ध विराम लगाकर लिखा जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि संख्याओं का वह समूह जैसे एक निश्चित क्रम में निश्चित नियम के आधार पर अर्ध विराम लगाकर लिखा जाता है, अनुक्रम कहलाता है। अनुक्रम किसी भी टाइप के नंबर का हो सकता है, सम संख्याओं का भी हो सकता है, विषम का भी हो सकता है या फिर अभाज्य का भी हो सकता है। तो उम्मीद है सभी को अनुक्रम क्लियर हो रहा होगा, अनुक्रम क्या होता है। इसके बाद में हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं कि अनुक्रम के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर 1 पे कि 2 4 6 8 10 डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो यहाँ पे जो ये नंबर लिखे हैं ये एक अनुक्रम है, सीक्वेंस है, क्योंकि यहाँ पे नंबर के बीच में दो दो का डिफरेंस आ रहा है, उसके बाद में इनको कॉमा लगा के लिखा गया है। तो हम कह सकते हैं कि ये सम संख्याओं का समूह है, जिसे हम अनुक्रम कह सकते हैं। ऐसे ही अगर हम लिख दें कि 2 3 5 7 11 डॉट डॉट इनफाइनाइट, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो नंबर लिखे गए हैं वो अभाज्य हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अभाज्य संख्याओं का ये समूह दिया है, इसे भी हम अनुक्रम बोल सकते हैं। या फिर हम यहाँ पे लिख दें कि 3 8 13 18 डॉट डॉट इनफाइनाइट, ये भी एक अनुक्रम है, क्योंकि इनके नंबर्स के बीच में 5 5 का डिफरेंस है। 3 5 8 8 5 13
और 13 5 18 और सभी नंबर्स को कॉमन लगा के लिखा गया है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये सभी अनुक्रम हैं। उम्मीद है सभी को अनुक्रम अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा। अनुक्रम क्या होता है? संख्याओं का वह समूह जो एक निश्चित क्रम में निश्चित नियम के अनुसार अर्धविराम लगाकर लिखा जाता है, उसे हम कहते हैं अनुक्रम। इसके बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अनुक्रम कितने टाइप का होता है। वैसे कोर्स में तो नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी यहाँ पे पढ़ेंगे और बात करते हैं उसके बाद में श्रेणी क्या होती है। इसके बाद अनुक्रम के प्रकार में हम लोग पढ़ते हैं फिबोनाची अनुक्रम। फिबोनाची अनुक्रम क्या होता है? कोर्स में एक ही इंपॉर्टेंट है फिबोनाची अनुक्रम, तो हम यही पढ़ेंगे केवल यहाँ पे। तो फिबोनाची अनुक्रम क्या होता है? तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि वह अनुक्रम जिसमें प्रत्येक पद के बीच का जो अंतर या डिफरेंस होता है वो समान होता है। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया 3, 5, 8 और उसके बाद में यहाँ देखा कि और यहाँ लिख दिया 13। तो ये एक अनुक्रम लिखा हुआ है 3, 5, 8, 13, लेकिन देखा जाए तो इनके बीच में 2 का डिफरेंस है, इनके बीच में 3 का डिफरेंस है, इनके बीच में 5 का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस एक जैसा नहीं आ रहा है। यहाँ पे अनुक्रम तो है, अनुक्रम चल रहा है, लेकिन ये फिबोनाची अनुक्रम नहीं है, क्योंकि इनके पदों के बीच का डिफरेंस सेम नहीं है। क्योंकि हम लोग कह रहे बात यहाँ पे कि वह अनुक्रम जिसके पदों के बीच का अंतर समान होता है उसे हम कहते हैं फिबोनाची अनुक्रम। तो ये अनुक्रम फिबोनाची नहीं है। इसके स्थान पे अगर दूसरा लिखा जाए यहाँ पे, जैसे हम लिख दें कि 3, 7, 11, 15 डॉट डॉट इनफाइनाइट। अब देखा जाए तो यहाँ पे 3 और 7 के बीच में 4 का डिफरेंस आ रहा है, 7 और 11 के बीच में भी 4 का डिफरेंस आ रहा है, 11 और 15 के बीच में 4 का डिफरेंस, मतलब इनके बीच का डिफरेंस सेम है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो अनुक्रम दिया गया है वो एक फिबोनाची अनुक्रम है। तो यहाँ पे कहा जाएगा वह अनुक्रम जिसके पदों के बीच समान अंतर होता है, फिबोनाची अनुक्रम कहलाता है। आगे चल के हम लोग श्रेणी के प्रकार पढ़ेंगे, श्रेणी कितने प्रकार की होती है, श्रेणी क्या होती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली ये है कि फिबोनाची की जब भी बात होगी, यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि वह अनुक्रम जिसके पदों के बीच का अंतर समान होता है फिबोनाची अनुक्रम कहलाता है। जैसे कि ये एग्जाम्पल के तौर पे हो गया 3, 7, 11, 15, या फिर कोई भी ऐसी सीरीज जिसके पदों के बीच का डिफरेंस सेम होता है उसे हम कह सकते हैं फिबोनाची अनुक्रम। उम्मीद है सभी को फिबोनाची अनुक्रम क्लियर हो रहा होगा। सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस वीडियो को समझ सकें और अनुक्रम और श्रेणी जो रिलेशन हमारा है फर्स्ट ईयर क्लास में उसे अच्छी तरीके से क्लियर कर सकें। और सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो इसका फ़ायदा उन बच्चों को होगा जो कोचिंग अटेंड नहीं कर पा रहे हैं या फिर जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उनके लिए सबसे अधिक फायदेमंद ये है कि उनके लिए शुरुआत से चैप्टर वाइज प्रश्नावली सहित पूरे जो भी क्वेश्चन आएंगे वो कराए जाएंगे यहाँ पे। तो सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहें और समझते रहें कि अनुक्रम और श्रेणी क्या होता है। यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि अनुक्रम में फिबोनाची अनुक्रम हो गया है। फिबोनाची अनुक्रम के बाद में बात आती है श्रेणी की। तो श्रेणी क्या होती है वो समझेंगे हम लोग। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि श्रेणी क्या होती है, श्रेणी कितने प्रकार की होती है। जैसा कि पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि अनुक्रम क्या होता है कि संख्याओं का वह एक निश्चित समूह जिसे एक निश्चित क्रम में निश्चित नियम के अनुसार लिखा जाता है उसे हम कहते थे अनुक्रम। अब बात आती है श्रेणी क्या होती है। तो हम कहेंगे श्रेणी भी एक अनुक्रम का ही प्रकार होता है, लेकिन अनुक्रम को अर्धविराम लगा के लिखा जाता है, जबकि जब श्रेणी लिखी जाती है तो श्रेणी में कॉमा नहीं लगा सकते हम लोग। जब तक कॉमा लगा है तब तक उसे हम अनुक्रम कहेंगे। जैसे ही कोई प्राथमिक संक्रिया लगाई गई, प्राथमिक संक्रिया का मतलब होता है या तो प्लस लगा है या फिर माइनस लगाया गया है। तो अगर कोई भी प्राथमिक संक्रिया लगाई गई है प्लस या माइनस, तो वहां पे हम कहेंगे कि वो अनुक्रम क्या हो जाएगा, श्रेणी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि वह अनुक्रम मतलब ये श्रेणी जो है वो अनुक्रम का ही प्रकार होता है। वह अनुक्रम जो एक निश्चित संक्रिया के अंतर्गत एक निश्चित नियम का पालन करता है, निश्चित नियम
का पालन करता है, कॉमा श्रेणी या प्रोग्रेशन कहलाती, श्रेणी को हम लोग बोलते हैं सीरीज या प्रोग्रेशन, तो श्रेणी कहलाती है। तो उम्मीद है सभी को क्लियर हो रहा होगा कि श्रेणी क्या होती है, कि श्रेणी भी एक अनुक्रम का ही प्रकार होता है, कि वह अनुक्रम जो एक निश्चित संक्रिया के अंतर्गत, संक्रिया कोई भी लगी होगी, हो सकता है प्लस लगा हो या फिर माइनस, लेकिन कॉमा नहीं लगा होगा। अब बात करते हैं कि एक निश्चित नियम का पालन करता है, मतलब इसमें भी एक विशेष नियम लगा होगा कि कोई ना कोई निश्चित क्रम अवश्य होगा, या तो बीच का डिफरेंस समान होगा या फिर नंबर का जो गुणज होगा वो समान होगा, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा नियम लागू होगा जिसका उसे पालन करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि हमने लिखा 2, 4, 6, 8, 10, जब तक कॉमा लगा है तब तक ये एक अनुक्रम है, और जैसे ही कॉमा के स्थान पे हम कोई संक्रिया लगा देते हैं यहाँ पे, जैसे हमने लिखा 2 + 4 + 6 + 8 + ... तो ये एक श्रेणी है जिसे हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है। ऐसे ही अगर दूसरे एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे लिख देते हैं, हमने लिखा 4 + 8 + 16 + 32 .. ये भी एक श्रेणी है, क्योंकि यहाँ पे संक्रिया लगी हुई है और नियम का पालन हो रहा है। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, मतलब नंबर्स में भी कोई ना कोई नियम लागू हो रहा है, तो ये श्रेणी हो जाती है गुणोत्तर श्रेणी। तो ऐसे ही हम लोग कह सकते हैं कि जो श्रेणी होती है वो एक अनुक्रम का ही प्रकार होता है, लेकिन वो एक निश्चित संक्रिया के अंतर्गत लिखी होती है और एक निश्चित नियम का पालन करती है। तो उम्मीद है सभी को श्रेणी क्लियर हो रही होगी कि श्रेणी क्या होती है। श्रेणी हमने बता दी। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं श्रेणी के प्रकार, तो इतना सभी लोग नोट करें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि श्रेणी के कितने प्रकार होते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं श्रेणी के प्रकार की। श्रेणी कितने प्रकार की होती है, तो यहाँ पे हमने पीछे श्रेणी की परिभाषा और श्रेणी क्या होती है वो पढ़ लिया है। अब आगे पढ़ेंगे श्रेणी के प्रकार। तो यहाँ पे हम कहेंगे श्रेणी निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है। श्रेणी निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है। अब ये 3 प्रकार कौन कौन से हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले नाम जान लेते हैं कि नाम क्या क्या हैं। तो यहाँ पे 3 प्रकार ये कौन कौन से हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि श्रेणी 3 प्रकार की है। पहली श्रेणी आती है समांतर श्रेणी। पहली श्रेणी होती है समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ पे सेकेंड नंबर पे जो श्रेणी आती है उसे हम लोग कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी जैसे बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और फिर बात आती है कि तीसरी श्रेणी कौन सी होती है, तो हरात्मक श्रेणी। तीसरी श्रेणी का नाम होता है हरात्मक श्रेणी, जैसे हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ पे बात आती है कि इन 3 श्रेणियों को, जैसे हमने कहा कि श्रेणी 3 प्रकार की होती है। पहली श्रेणी होती है समांतर श्रेणी, दूसरी होती है गुणोत्तर श्रेणी, तीसरी होती है हरात्मक श्रेणी। अब बात करते हैं कि तीनों श्रेणियों में हमारे कोर्स में कौन कौन सी हैं। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि समांतर श्रेणी भी हमारे कोर्स में ही है, गुणोत्तर श्रेणी भी, और हरात्मक श्रेणी की पहले वाली जो बुक आती थी हर्षस्वरूप शर्मा की उसमें आती थी, लेकिन अब जो नई एडिशन आ रहा है, हमारा नया एडिशन जो आ रहा है उसमें अब ये कोर्स कुछ कम हो गया है, लेकिन फिर भी हम लोग पूरा पढ़ेंगे। हम तीनों टाइप की श्रेणी पढ़ाएंगे। समांतर श्रेणी क्या होती है, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। अगर हम लोग फर्स्ट ईयर और 12th लेवल पे चीजें अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आगे चल के एयरफोर्स और जो एनडीए के एग्जाम होते हैं वो आसानी से निकल जाते हैं। जैसे कि हमने 3 बार एग्जाम दिया एयरफोर्स का और तीनों टाइम निकाला है, और वहाँ पे दिक्कतें नहीं आती हैं अगर फर्स्ट ईयर और 12th का अच्छा हमारा तैयार होता है। तो दिक्कतें तब आती है जब हम लोग फर्स्ट ईयर और 12th का अच्छा तैयार नहीं करते, तभी आगे चल के जॉब में दिक्कत आती है। तो यहाँ पे अगर अच्छा हम लोग तैयार कर लेते हैं समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी को, आगे चल के बहुत ही आसानी रहेगी, चाहे वो एनडीए का एग्जाम हो या फिर एयरफोर्स का क्यों ना हो। अब बात करते हैं कि इनमें श्रेणी हम लोग कौन सी पहले पढ़ेंगे। तो पहले नंबर पे हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है, या फिर जो श्रेणियों के प्रकार में फर्स्ट श्रेणी आती है समांतर श्रेणी, उसे कैसे समझाया जा सकता है।
तो बाद आई समांतर श्रेणी। समांतर का मतलब होता है समान अंतर वाली, समान अंतर वाली श्रेणी। तो यहाँ पे डेफिनेशन तो बहुत सिंपल वे में मिल जाएगी कि वह श्रेणी जिसके पदों के बीच का अंतर समान होता है। मतलब अगर दो पदों का डिफरेंस निकाला जाए तो वो डिफरेंस समान आएगा, तो उसे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे समान अंतर वाली जो श्रेणी होती है उसे बोलते हैं समांतर श्रेणी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लिखें, यहाँ पे हमने लिखा 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट। अभी एक अनुक्रम के रूप में लिखा हुआ है, और अनुक्रम के रूप में जब ये लिखा गया है तो हम देखते हैं कि अभी फिलहाल में अगर अनुक्रम है तो आगे चल के ये समांतर श्रेणी कब होगा। तो समांतर श्रेणी ये तब होगा जबकि इसके पदों के बीच का डिफरेंस समान होगा। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि अगर डिफरेंस निकाला जाए D1, D1 का मतलब है फर्स्ट दो टर्म का जो डिफरेंस है उसे D1 बोलेंगे। तो हम इसे कैसे निकालेंगे, T2 माइनस T1। T2 का मतलब होता है सेकेंड टर्म और T1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। तो अगर T2 माइनस T1 निकाला जाए तो T2 है 8 और T1 है यहाँ पे 3। तो यहाँ 8 में 3 घटाया तो डिफरेंस आ रहा है 5 का। अब अगर हम सेकेंड डिफरेंस निकालें तो सेकेंड डिफरेंस होगा हमारा T3 माइनस T2, T3 माइनस T2। T3 का मतलब थर्ड टर्म होता है, तीसरा पद होता है, और T2 का मतलब दूसरा पद होता है। तो यहाँ 13 में से अगर हम लोग घटाएं 8 को तो यहाँ पे डिफरेंस आता है 5 का। और ऐसे अगर हम D3 निकालें यहाँ पे तो D3 का मतलब होगा हमारा T4 माइनस T3, मतलब चौथे पद में से तीसरा पद। तो यहाँ घटाएंगे 18 माइनस 13 तो डिफरेंस हमारा आ जाएगा यहाँ पे 5 का। अब बात करते हैं कि तीनों का डिफरेंस आ रहा है सेम, तो हम कहेंगे क्योंकि D1 बराबर D2 बराबर D3, तो हम कहेंगे यहाँ पे जो अनुक्रम दिया गया है वो एक समांतर श्रेणी है। अनुक्रम एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या रहेगी, डेफिनेशन रहेगी हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि वह श्रेणी जिसके प्रत्येक पद का अंतर समान होता है, अंतर समान होता है, उसे हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी। वह श्रेणी इसके प्रत्येक पद का अंतर समान होता है उसे हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी। अब बात आई कि प्रत्येक पद के बीच का जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम कहेंगे इस अंतर को सार्व अंतर। सार्व अंतर का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। तो हम लोग कह देंगे कि इस अंतर को सार्व अंतर कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, और इसे D से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल d से। जैसे हम यहाँ पे लिखा हुआ D1, D2, D3, तो ये जो सभी अंतर आ रहे हैं इन्हें हम लोग बोलेंगे सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। तो उम्मीद है सभी को समांतर श्रेणी क्लियर हो रही होगी कि वह श्रेणी जिसके प्रत्येक पद का अंतर समान होता है उसे हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी में जो अंतर होता है उसे बोलते हैं हम लोग सार्वांतर, कॉमन डिफरेंस। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि समांतर श्रेणी के अंतर्गत किस किस प्रकार के फॉर्मूले आ सकते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले या कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उम्मीद है सभी को समांतर श्रेणी क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे समांतर श्रेणी से संबंधित सूत्र। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हम लोग कि समांतर श्रेणी से संबंधित कौन कौन से सूत्र होते हैं, उन्हें किस प्रकार समझेंगे हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहली बात आती है कि हम मान लेते हैं, माना कोई समांतर श्रेणी दी है, कोई समांतर श्रेणी दी गई है, कौन सी भी। समांतर श्रेणी में क्या होता है कि प्रत्येक पद के बीच का डिफरेंस समान होता है। तो यहाँ पे जो प्रथम पद है उसे हमने a मान लिया, प्रथम पद को, फर्स्ट टर्म को हमने a मान लिया है। अब जब सेकेंड टर्म हम लोग लिखेंगे तो वो a में ही कोई ना कोई नंबर जोड़ के लिखा जाएगा, मतलब उनके बीच का डिफरेंस समान होगा। तो हमने कहा कि a में हमने d ऐड कर दिया, d का मतलब होता है डिफरेंस। तो यहाँ पे अगला जो पद आने वाला है वो होगा a प्लस 2d, मतलब इनके बीच का डिफरेंस d है तो 2d और d के बीच का डिफरेंस भी d ही आ रहा है। अगला पद आएगा a प्लस 3d, अगला पद आएगा a प्लस 4d, और ऐसे ही डॉट डॉट लास्ट वाला जो पद आया वो हमने लिखा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बात समझते हैं कि यहाँ पे n माइनस 1 क्यों हो गया है, जो टर्म लास्ट का आया है वो n माइनस 1 क्यों हो गया है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म का मतलब प्रथम पद है, प्रथम पद में कोई भी d नहीं दिख रहा, मतलब पद प्रथम है लेकिन d कोई भी नहीं है, पद द्वितीय है और d कितना है 1।
पद तृतीय है, डी कितना है 2, पद चतुर्थ है और डी कितना है 3। मतलब जो भी नंबर का पद है उससे एक डी कम है। अगर पांचवें नंबर का पद है तो डी केवल 4 है, अगर चौथे नंबर का पद है तो डी केवल 3 है, अगर तीसरे नंबर का पद है तो डी केवल 2 है। तो अगर nवें नंबर का n नंबर का कोई पद होगा तो उसमें डी होंगे n-1। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जहां a बराबर प्रथम पद, a है प्रथम पद और d बराबर है सार्वंतर। सार्वंतर का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। अब बात आती है अगर पूछा जाए कि शुरुआत से या आरंभ से n नंबर का पद, n नंबर का मतलब कोई भी पद, जैसे हम कह दे 50वां पद बताओ, 100वां पद बताओ, तो यहाँ पे बात आती है कि आरंभ से nवां पद, और आरंभ से nवें पद को हमने बोल दिया tn। tn का मतलब होता है n नंबर का टर्म, nth टर्म। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर हमें कोई भी नंबर का पद निकालना है तो हमें क्या क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा प्रथम पद, सार्वंतर d और n का मतलब होता है जिस नंबर का पद निकालना, 20वें नंबर का, 50वें का, 60वें का, जो भी नंबर निकालना है उसका मान चाहिए होगा। तो ये हो गया आरंभ से nवें पद का सूत्र। फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे कह दें, अगर पूछ दिया जाए 50वां पद बताओ, 50वें पद का मतलब हो जाएगा t50, 50वें पद का मतलब होगा t50। तो यहाँ लिखेंगे a प्लस और n की वैल्यू 50, तो 50 माइनस 1, 50 में से अगर 1 हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 49d। तो इस प्रकार से हम लोग कोई भी नंबर का पद निकाल सकते हैं। लेकिन ये बात थी आरंभ से nवें पद की। अब बात आती है कि अंत से nवां पद। कोई भी पूछ रहे यहाँ पे कि अंत से अगर कोई भी नंबर का पद पूछा जाए, पीछे से श्रेणी के अंत से कोई नंबर का पद पूछा गया, यहाँ से अंत से कोई पद पूछा जाए तो उसे बोलेंगे tn डैश, और इसका फॉर्मूला होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। l का मतलब होता है लास्ट टर्म, l का मतलब होता है अंतिम पद, अंतिम पद। तो फॉर्मूला कहीं भी किसी भी तरीके से पूछ सकता है भाई कि आरंभ से nवां पद बताओ या फिर अंत से। तो अगर अंत से nवां पद पूछेगा तो उसके लिए हमें अंतिम पद चाहिए होगा l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब बात करते हैं, यहाँ पे पूछा जाए कि अंत से 15वां पद, अंत से 15वां पद, तो यहाँ पे हम कहेंगे t15 डैश, t15 डैश, और यहाँ फॉर्मूला रहेगा l माइनस n माइनस 1। तो n की वैल्यू है 15, तो 15 में से अगर 1 माइनस करेंगे बचेगा 14। तो इस टाइप से हम लोग अंत से या आरंभ से nवां पद निकाल सकते हैं। उम्मीद है सभी को फॉर्मूले क्लियर हो रहे होंगे। समांतर श्रेणी में प्रत्येक पद के बीच का डिफरेंस समान होता है। जो नंबर का पद पूछा जाएगा d की वैल्यू उससे कम रहेगी। अगर पहले नंबर का पद है तो d कोई भी नहीं, दूसरे का पद है तो d 1 होगा, तीसरे का पद है तो 2d होंगे। ऐसे ही अगर nवें नंबर का पद है तो dn माइनस 1 होंगे। तो यहाँ पे बात आती है आरंभ से nवें पद की और अंत से nवें पद की। तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं। सभी को क्लियर हो रहा होगा। अगर क्लियर ना हो तो कमेंट में बताएं, हम एक क्वेश्चन को 2 या 3 बार रिपीट कर दिया करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके बाद। अब हम लोग आगे स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। क्योंकि हम लोगों की थ्योरी पर्याप्त हो चुकी है, पहले अभ्यास के लिए, पहली एक्सरसाइज के लिए थ्योरी पर्याप्त हो गई है यहाँ पे। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अनुक्रम का nवां पद। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पूछा गया है कि एक अनुक्रम का nवां पद an बराबर 3n प्लस 1 अपॉन 5 और प्रथम 5 पद ज्ञात कीजिए। मतलब श्रेणी का n नंबर का कोई भी पद दिया गया है और उसके हमसे पूछे गए प्रथम 5 पद, मतलब पहले के 5 पद पूछे गए हैं। अब प्रश्न ये है कि यहाँ n क्या दिया है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो n है वो एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो हम लिख सकते हैं कि n की वैल्यू होगी 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट। क्योंकि हमसे 5 पद पूछे गए हैं तो हम वैल्यू केवल 5 तक ही लिखेंगे। तो अगर पहले पद की बात कही जाए कि n बराबर 1, अगर यहाँ पे हम कह दें कि n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए यहाँ पे निकल आएगा a1, और a1 का मतलब होगा कि पहला पद। तो यहाँ पे जहाँ n दिया गया है वहां हम लिखेंगे 3 इंटू 1 और प्लस में 1 अपॉन 5। तो ये हो जाएगा 3 × 3 प्लस 1 अपॉन में 5। तो ये प्रथम पद निकल जाएगा अनुक्रम का 4/5।
ऐसे ही हम लोग दूसरा पद निकालेंगे यहाँ पे। तो अगर बात कही जाए n बराबर 2 के लिए, तो n बराबर 2 के लिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि a2, और जैसे ही हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो 3 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 5, 3 2 जा 6 और प्लस 1 अपॉन में 5, ये हो जाएगा 7/5। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि अनुक्रम में पद निकालना कोई कठिन चीज नहीं है बहुत ही। यहाँ पे नेचुरल नंबर देखने, बस n की वैल्यू जहां तक पूछी गई, अगर 5 पद पूछे गए हैं तो 5 तक, 10 पद पूछे गए हैं तो 10 तक, ऐसे हम लोग मान रखते जाएंगे। अब बात करते हैं n बराबर 3 के लिए। तो अगर 3 के लिए हम लोग यहाँ पे कहेंगे तो a3, यहाँ पे हम n के स्थान पे रखेंगे 3, यहाँ पे रखा जाएगा n की वैल्यू 3, मतलब 3 पहले से ही इंटू में फिर से 3 आ जाएगा प्लस में 1 अपॉन 5, तो यहाँ हो जाएगा 3 3 9, 9 प्लस 1 अपॉन में 5, तो ये हो जाएगा 10/5, 5 2 10। और यहाँ पे जो थर्ड टर्म आ गया है वो 2 आ गया है। तो ऐसे ही हम लोग पांचों पद निकाल सकते हैं। उम्मीद है सभी को क्लियर हो रहा होगा कि अनुक्रम के पद कैसे निकाले जाएंगे। तो अनुक्रम का nवां पद दिया होगा और nवें पद में हमें क्या करना है कि n की वैल्यू रखनी है, बस n की वैल्यू रखते जानी है। जितने पद पूछे गए हैं उतने पद आसानी से निकल जाएंगे। यहाँ पे हमने 3 पद निकाले हैं क्योंकि आगे जगह नहीं है अभी, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे ही पांचों पद निकाल दिए जाएंगे। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 9.1 का, वो हम लोग देखेंगे। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगर अनुक्रम का nवां पद अब की बार में दिया गया है an बराबर n-1 अपॉन n+1 और पूछा गया है कि प्रथम 5 पद बताइए। तो फिर से हम लोग एक कॉमन चीज लिख लेंगे यहाँ पे कि n एक नेचुरल नंबर है, तो n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले हम निकालेंगे फर्स्ट नंबर का टर्म, मतलब a1। तो अगर n के स्थान पे हम 1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 - 1 अपॉन में n की वैल्यू 1 + 1। अब 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 अपॉन में 1 और 1 2, तो आंसर आ गया 0। तो इस अनुक्रम का फर्स्ट टर्म आ चुका है 0। अब बात करते हैं सेकंड टर्म की। तो सेकंड टर्म में n की वैल्यू रखी जाएगी 2, तो ये हो जाएगा 2 - 1 अपॉन में 2 + 1। तो अगर 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 1 अपॉन में 2 और 1 हो जाएगा 3। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म की बात करेंगे, अगर हम लोग 3 रखते हैं यहाँ पे तो 3 - 1 अपॉन में n की वैल्यू हो जाएगी 3 + 1। तो 3 में से 1 जाएगा 2 और 3 और 1 हो जाएगा 4, कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 2 2 = 4, तो 1/2। इस टाइप से हम लोग किसी भी अनुक्रम के पद निकाल सकते हैं। अब जैसे कि हमने 3 पद निकाले हैं, चौथा पद निकालते हैं यहाँ पे। तो रखेंगे 4 - 1 अपॉन में 4 + 1। 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 आएगा और 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 आएगा, मतलब टर्म हो गया 3/5। और लास्ट टर्म जो पूछा गया हमसे 5 नंबर का, 5th नंबर का टर्म जो पूछा गया है, उसके लिए हम लोग रखेंगे यहाँ पे 5 - 1 अपॉन 5 + 1। 5 में से जैसे ही 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और 5 में जैसे ही 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4/6। 2 2 = 4 और 2 3 = 6, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 2/3। तो इस टाइप से हम लोग किसी भी अनुक्रम के 5 पद या 10 पद जितने पूछेंगे वो हम लोग निकाल सकते हैं। बस नियम दिया होना चाहिए कि अनुक्रम का nवां पद क्या दिया गया है। तो उम्मीद है सभी को अनुक्रम क्लियर हो रहा होगा, अनुक्रम क्या होता है। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं जो कि चैप्टर नंबर 9.1 से ही लिए गए हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, फोर्थ और 9th क्वेश्चन तक लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो हम लोग समझते हैं कि an बराबर लिखा हुआ है n कोष्ठक n - 1, n बराबर लिखा है -1 की पावर n इंटू n स्क्वायर, n बराबर 3 की पावर n, और ऐसे ही 9 क्वेश्चन तक दिए गए हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं जिनमें केवल यही काम करना है कि प्रथम 5 पद ज्ञात करने हैं। प्रथम 5 पद ज्ञात करने हैं। तो सभी लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके और इनके आंसर कमेंट में जरूर दें और बताएं कि क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अब ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनमें से कुछ क्वेश्चन शायद आपको देखने में टफ लगे कि भाई कठिन क्वेश्चन है, तो उनमें जैसे कि ये 4th नंबर क्वेश्चन हो गया और ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। तो ये 2 क्वेश्चन हम करवा देते हैं यहाँ पे ताकि सबके क्लियर हो जाए अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है और क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है। यहाँ समझते हैं कि यहाँ केवल इतना है कि -1 की पावर n और n स्क्वायर लिखा है,
जहाँ पे हम बात करते हैं कि n क्या है भाई, तो n है नेचुरल नंबर और n की वैल्यू होती है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमें केवल n बराबर 1 से 5 तक के मान रखने हैं और यहाँ पर भी n बराबर 1 से 5 तक के मान रखने हैं। तो सभी के 5 पद निकाल के और कमेंट में इनके आंसर दे। अगर वीडियो पसंद आए तो सभी लोग लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास भेजें ताकि अधिक से अधिक बच्चे वीडियो में अनुक्रम और श्रेणी वाला जो लेशन है वो समझ सकें। आगे जो सेकेंड पार्ट आने वाला है वो 9.1 के 9th नंबर क्वेश्चन के बाद में जो क्वेश्चन आते हैं उनका सोल्यूशन होगा और इन सभी क्वेश्चन के आंसर सभी लोग कमेंट में जरूर दें।